गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 संस्कृति और समाजीकरण कल्चर एंड सोशलाइजेशन पार्ट 2 यानी कि आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th के। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि कोरोना से बचाव के लिए आपको जो नीचे आपकी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बार बार हाथ को धोए, बिना मास्क बाहर ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर थूके ना। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करें जिससे कि आप कोरोना से बच सकते हैं, और मास्क को हमेशा पहन कर रखिए। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाजीकरण के स्तर, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण, मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण, सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी फॉर्मेशन, व्यक्तित्व विघटन, पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है, जो तथ्यों पर आधारित होती है, जो गूगल, एनसीईआरटी पुस्तक व कई अन्य जगहों से इकट्ठी की गई है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इसमें किसी भी जाति, धर्म, रंग विशेष को दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि सभी का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का टॉपिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन। जैसा कि आप सभी को बच्चों को पता होगा कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं। अपने कपड़ों के बटन बंद करना, गिनती, रंगों की पहचान, वर्णमाला, पेंसिल को ठीक से पकड़ना, 2 पैरों पर बिना सहारे चलना, ये कैसे सीखते हैं। ये सभी चीज़ें आप सबको पता है कि सबसे पहले जो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी माता के समीप जाता है। जन्म के समय मानव शिशु किसी मानव उचित गुण से के दर्शन नहीं होते, बल्कि वो क्या करता है, अपनी माता से सीखता है। वह बहुत कुछ सीखता है, जैसे कपड़ों के द्वारा अमीर और गरीब में भेद करना, घर का रास्ता पहचानना, कई प्रकार की अन्य चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये समाजीकरण होता है, जिसके लिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते अपनी संस्कृति के आदर्श, मूल्य, रवैया और व्यवहार के तरीके सीखता है। व्यक्ति सबसे अधिक अपने निकटतम लोगों से सीखता है, जैसे पारिवारिक सदस्य, अभिन्न मित्र तथा स्कूल के अध्यापक तथा सहपाठी आदि। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके का परिवार होगा या जिस तरीके के परिवार में पहनावा होगा, बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करने लगता है। ये समाजीकरण होता है। इसके लिए किम्बाल यंग, हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, किम्बाल यंग का कहना है कि समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने और उस समाज के आदर्श, नियमों तथा मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण निश्चित रूप से एक प्रकार का सीखना है, ना कि प्राणी शास्त्रीय विरासत। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते ये सभी चीज़ें सीखता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। व्यक्ति को जन्म के साथ माता पिता की कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं व लक्षण तो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं वो तो बच्चे को प्राप्त हो जाती है। समाजीकरण ही व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है। यदि समाजीकरण ना होता तो व्यक्ति वैसा व्यवहार ना करता जैसा आज मानव प्राणी करता है। आपने सबने देखा होगा कि बच्चा जो है अपने परिवार को फॉलो करता है। जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार के आदर्श, जिस प्रकार के मूल्य, नियम उसके परिवार में निभाए जाते हैं, उसी प्रकार से वो बच्चा आगे सीखता है और एक समाज का निर्माण करते हुए वो बच्चा उन्हीं को आगे हस्तांतरित करता है। किसी बच्चे को यदि जन्म के समय से काफ़ी समय तक मानव समूह के से दूर रखा जाए तो उसमें जैविक गुणों के अतिरिक्त किसी मानवीय विशेषता का विकास नहीं होगा। व्यक्ति का चलना और खाना भी संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होता है, और समाज से दूर पलने वाला बच्चा यह भी नहीं सीख सकता।
किसी बच्चे में जन्म के बाद से ही जैविकीय गुण जो है जैविकीय गुण तो आ जाते हैं, लेकिन जो मानव विशेषता का जो विकास है वो नहीं हो पाता। इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे। बंगाल में 1920 में 2 लड़कियां, पहली 2 वर्ष की और दूसरी 8 वर्ष की थी, एक भेड़िए की माद में पाई गई। वे पशुओं की भांति 2 पैरों और 2 हाथों पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़िए की तरह बोलती थी और उनके पास किसी प्रकार की मानवीय भाषा नहीं थी। इसी तरह के और भी कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मोगली, जो आपने अपने कभी बचपन में मोगली का कार्टून या मोगली की जो मूवीज़ है उसमें देखा होगा कि वो बच्चा जो है वो जंगल में रह जाता है, पशुओं के बीच में पलता है, बढ़ता है और वह उनकी भाषा को समझने लगता है, उनकी तरह व्यवहार करता है, उनके जैसा ही खाना पसंद करता है। तो जो मानव शिशु होते हैं उनमें वही गुण पाए जाते हैं जो उनके समाज में, अगर उनका समाज परिवर्तन हो जाता है, यदि वह समाज किसी और समाज में जाकर शिशु पलता बढ़ता है, वहाँ से सीखता है, तो वो उसी प्रकार से व्यवहार करता है। अब हम जानेंगे समाजीकरण के स्तर। समाजीकरण जो है प्रक्रिया जन्म के बाद से शुरू होती है, यानी कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है समाजीकरण, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ अपने आसपास, अपने मित्रों, अपने विद्यालय, जहाँ वह कार्य करता है, हर जगह से वो बच्चा सीखता रहता है। फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने समाजीकरण स्तर के समाजीकरण स्तर को 2 स्तर में बांटा है। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण होता क्या है? प्राथमिक समाजीकरण शिशुकाल तथा बचपन से शुरू होता है। ये बच्चे का समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने बचपन में ही इस स्तर में मूलभूत व्यवहार करना सीख जाता है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली है ओरल स्टेज, दूसरी है चाइल्डहुड स्टेज और तीसरी है अडोलसेंस स्टेज। ओरल मौखिक अवस्था, इसके अंतर्गत शिशु दूध पीने का अपना समय निश्चित करता है, अपनी भूख का संकेत देता है, रोकर, ठीक है, वे इस प्रकार की अवस्था में सीखता है, मौखिक अवस्था में। फिर शैशवावस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज, इसके अंतर्गत बच्चा लगभग 1 वर्ष बाद शुरू कर देता है इस अवस्था में सीखना, और वे किस प्रकार से, जैसे शौचालय का प्रयोग कैसे करना है, हाथ धोना, वस्त्र पहनना, बड़ों की अनुकूलन करना, इस तरीके के जो व्यवहार होता है वह शैशवावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में सीख जाता है। उसके बाद किशोरावस्था, अडोलसेंस स्टेज। अडोलसेंस स्टेज में बच्चा जन्म के 4थे वर्ष से शुरू होती है और बच्चे के किशोर होने तक चलती रहती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा पूरी तौर पर घर का सदस्य बन जाता है। वह अपने नातेदारी, संबंधों और आसपास के लोगों को जानने लगता है। वह लैंगिक आधार पर अपनी भूमिकाओं को समझने लगता है, उसी के अनुरूप व्यवहार भी करने लगता है। फिर हमारे जो गिडिंग्स हैं उन्होंने द्वितीयक समाजीकरण के बारे में बताया है। द्वितीयक समाजीकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इसमें बचपन की अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन में परिपक्वता लाने तक चलता रहता है। इस दौरान व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करके किसी नौकरी या व्यवसाय में लग जाता है। उसका विवाह भी इसी अवस्था में होता है। अपनी संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों, परिस्थिति, भूमिकाओं से भली भांति परिचित हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक नियंत्रण की दशाओं और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत जान लेता है। वह अपने बच्चों, पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य व दायित्वों को भी निभाना सीख जाता है। इसके बाद समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। पहला परिवार। परिवार के अंतर्गत समाजीकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो हमारा परिवार है, फैमिली है, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसके द्वारा समाजीकरण होता है। क्योंकि जब बच्चा सबसे पहले जो है परिवार में जन्म लेता है, वह इसी रूप में परिवार की सदस्यता भी ग्रहण करता है। परिवार में बच्चा सर्वप्रथम सीखता भी है। परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहा गया है।
कुछ लोग एकाकी परिवारों में रहते हैं, जबकि कुछ संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। एकाकी परिवार में बच्चा अपने माता पिता से प्रारंभिक बातें सीखता है, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चा अपने दादा दादी, चाचा चाची, नानी, चचेरे भाई आदि से भी सीखता है। परिवार समाज की प्रथम इकाई व संस्था है। सबसे मेन जो है वो परिवार है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में। बच्चे बड़ी तीव्रता से अपने माता पिता, अपने परिवार, समुदाय से जुड़े व्यक्तियों के व्यवहारों को ग्रहण करते या सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा भी होगा, अगर किसी फैमिली में, किसी परिवार में देश प्रेम, आत्मत्याग, कर्तव्य पालन या किसी देश प्रेम की जैसी जो सद्गुण भावनाएं बच्चे में अगर मिलती है, तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे होता है? फैमिली से होता है। जिस प्रकार के परिवार में बच्चा पलता बढ़ता है, वैसा ही वो बच्चा व्यवहार दिखाता है। परिवार में ही बच्चा दूसरों के साथ मिलकर उनके व्यवहारों साथ अनुकूलन करने की कला सीख जाता है। परिवार के बिना सामाजिक प्राणी का जीवन या समाजीकरण की प्रक्रिया अधूरी है। आजकल के परिवारों में अभिभावक और युवा की पीढ़ी के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ पहले किशोर और युवा अपने माता पिता और गुरुओं को आदर्श मानते थे, आज उनका स्थान भूमिका प्रधान ने ले लिया। यानी कि रोल मॉडल, फिल्म स्टार हो गए या कोई जो उनको बहुत अच्छा पसंद आता है, उनको कहीं ना कहीं वो दर्जा देते जा रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा समूह या मित्र समूह भी कह सकते हैं, पीयर ग्रुप्स। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर घर से बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों या मित्रों से होता है। वह उनके साथ खेलता है, उठता बैठता है। ये बच्चे अलग अलग परिवारों से आते हैं, इस कारण उनके व्यवहार के ढंग, रीति नीति, रुचि, मिजाज आदि भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार बच्चा अपने मित्रों से बहुत सी बातें सीखता है और साथ साथ खेलने से बच्चे में परस्पर यानी हम की भावना का भी विकास होता है। उनमें एक दूसरे की सहायता करने की भावना विकसित होती है। इस प्रकार के सामाजिकरण से बच्चे और किशोरों में आत्मविश्वास की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा है जनसंचार, मास मीडिया। इसके अंतर्गत जो है बच्चा रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, प्रेस में छपी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि जगहों से सीखता है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी सभी वर्गों, भाषियों कई प्रकार की वो चीज़ें जो है वो सीखता है। नए फैशन के बारे में जनसंचार के द्वारा टेलीविज़न पे बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, टीवी के आज कल ये चीज़ें देखी भी है कि भारत का टेलीविज़न नेटवर्क इतना विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें एंटीना, केबल टीवी ये सब जो है जाल नगर तक ही सीमित ना होकर गांवों तक भी फैल गया है, जिससे कि संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है। लोग आनंदित तो हो ही रहे हैं, मनोरंजन का एक साधन तो है ही है, साथ में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो। इसके अलावा वह शैक्षिक मूल्यों के कार्यक्रम से को भी शैक्षिक मूल्यों के जो कार्यक्रम है उसके द्वारा भी लाभ पहुंचाता है। फिर है शिक्षण संस्थाएं में स्कूल, कॉलेज आदि भी समाजीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं या अभिकरण है, जिसमें बच्चों को अपने विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार औपचारिक शिक्षा मिलती है। इन्हीं संस्थाओं में बच्चों की मानसिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। वे अपने अज्ञानता से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा भी बच्चों को नैतिक और आपसी व्यवहार की दीक्षा जो है शिक्षण संस्थान से मिलती है। बच्चों को विभिन्न धर्मों के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों में धार्मिक सौहार्द या जो भावना है वो जागृत हो। शिक्षण संस्थानों से ही सामाजिक संबंध जो है वो क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है। उसके अलावा संस्कृति या भाषा सामाजिकरण की प्रक्रिया का ये भी बहुत अच्छा साधन है, जिसके द्वारा समाजीकरण के जो सामाजिक अंतःक्रिया होती हैं इसी के माध्यम से होती है। और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार, संस्कृति, आदर्श, मूल्यज्ञान और विज्ञान आदि को एक दूसरे के से जो है आदान प्रदान करता है और आने वाली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। और आखिर में कार्यस्थल पर व्यक्ति जहाँ वह जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ व्यक्ति जाता है वहाँ से भी वह कुछ न कुछ नई बातें जो है वो सीखता है, जिसके चलते उसका समाजीकरण होता है।
समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण, सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए लिंटन जो हैं हमारे सोशलॉजिस्ट, लिंटन का कहना है कि संस्कृति संपूर्ण रूप से किसी भी समाज के सदस्यों के जीवन के समस्त मामलों में अपरिहार्य तौर पर मार्ग प्रदर्शित करती है। यानी कि कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रभाव सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति पर बाल्यकाल से लेकर यानी कि बचपन से लेकर जीवन पर्यंत तक, जीवन के आखिरी दौर तक चलता रहता है। फिर व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक संस्कृति में पला बड़ा व्यक्ति संस्कृति से भिन्न हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा ईसाई परिवार में पला बड़ा है, उसका पालन पोषण जो है वो ईसाई परिवार में हुआ है, तो वह एक हिंदू परिवार में, यदि एक ईसाई परिवार के बच्चे का पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हो जाता है तो क्या होता है, तो वो बड़े होने पर उसके व्यवहार और विचारों में ईसाई परिवार के कोई लक्षण नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई बच्चा जो बच्चे गोद लिए जाते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं पता होता, लेकिन वे जिस परिवार में पाला पोसा जा रहा है, जिस परिवार में उसको बढ़ाया जा रहा है, वहाँ उसका समाजीकरण उसी के परिवार द्वारा हो रहा है, तो वो वहीं के जो रिचुअल्स होंगे, वहीं की जो संस्कृति होगी उसको ग्रहण करेगा। सामाजिक प्राणी बनने के लिए व्यक्ति सामाजिक विरासत या समाज पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए व्यक्ति जो है सामाजिक व्यक्तित्व का विकास जो है इसी में करता है। समाज और संस्कृति के बीच पलते बढ़ते हुए उसमें कई सारे जो गुण हैं वो धीरे धीरे पनपते हैं। वे उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चालने, दूसरों के साथ व्यवहार करने तथा अन्य अनेक नियम, कानून, प्रथा, परंपरा और रीति रिवाजों को व्यवहार में लाने का ढंग सीखता है। वह उचित और अनुचित में भेद कर लेता है कि क्या गलत है, क्या सही है। तो व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण के द्वारा होता है। फिर है, प्रत्येक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अमेरिका के परिवार में पलने वाला बच्चा जिन रीति रिवाजों, विचार, आदर्श आदि को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करेगा, उस प्रकार के रीति रिवाज, विचार, आदर्श भारतीय परिवार में पलने वाले बच्चे में देखने को नहीं मिलते। यानी कि अलग अलग परिवार में जो बच्चा अलग जगह पर, अलग क्षेत्र में पलने वाला बच्चा या अलग देश में पलने वाला बच्चा है, उनकी सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न होगी। व्यक्ति की प्रगति का आधार भी समाज की प्रगति है। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज, सभ्यता व संस्कृति के जिस स्तर पर होता है, मनुष्य का जीवन या व्यक्तित्व भी उसी स्तर तक प्रगति कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमारा जो समाज है वो कृषि प्रधान समाज है, तो किसानों से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो कंप्यूटर की स्वचालित मशीनों से काम करने में दक्ष होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है बच्चे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज आदि बहुत ज़्यादा संख्या में कम है, जिसके चलते उन क्षेत्रों के सदस्यों के लिए हम अधिक शिक्षा प्राप्त जो है करना संभव नहीं होता। तो वहाँ का जो समाजीकरण होगा वो उसी प्रकार का होगा। फिर है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक समाजीकरण के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जन्म से लेकर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था तक समाजीकरण के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में पहुँचने पर समाजीकरण की प्रक्रिया का अंत हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में अनुकूलन की शक्ति बहुत ही कम पड़ जाती है। इस स्थायित्व में व्यक्ति में रूढ़िवादिता, सहिष्णुता और व्यापक अनुभवपूर्ण जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है उसका विकास हो जाता है। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनुभव जो है वो बढ़ जाता है, वो वही समाजीकरण का अंत कर देते हैं। व्यक्तित्व जो होता है, उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो स्थिर हो जाती है, जो उनका नज़रिया होता है वो स्थिर हो जाता है। वो फिर क्या करते हैं, समाजीकरण करना बंद करके वो अपने जो विचार हैं उनको दूसरे को आगे हस्तांतरित करना शुरू कर देते हैं। व्यक्तित्व जो है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो स्थिर हो जाती है, पूर्ण होता है और व्यक्तित्व की कहानी की तीव्रता से समाप्ति की ओर बढ़ती है। फिर हम जानेंगे व्यक्तित्व विघटन, पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन।
पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर हम जानेंगे डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, नियमों का स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार समाज में व्यवहार करता है, यानी कि समाज ने जो आदर्श, जो मूल्य, नियम और जो व्यवहार तय किया है उसके अनुसार जब व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है तो उसे सामाजिक अनुरूपता कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति समाज के स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के प्रतिकूल व्यवहार करता है या स्थापित सामाजिक नियमों को तोड़ता है तो वह व्यक्ति पथभ्रष्ट कहलाता है। उस स्थिति में उसका व्यक्तित्व या व्यवहार सामाजिक विचलन या जिसे हम सोशल डिविएंस की परिधि में आता है। इसके अंतर्गत इसको हम कई बार विरोध या संघर्ष की स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब वो एक व्यक्ति दूसरे की संस्कृति के टच में आ जाता है तो उसमें विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण, उसके जो मूल्य, उसके जो आदर्श होते हैं वो भिन्न प्रकार के होने लगते हैं। जब किसी समाज की संस्कृति सदस्यों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगती हैं तब उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इस हालत में उनके व्यक्तित्व में विचलन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मिड जो है हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि मिड के अनुसार सांस्कृतिक संघर्ष को व्यक्ति अपने परिवार में ही अनुभव कर सकता है। परिवार के सदस्यों की मनोवृत्तियों एवं मूल्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक ही परिवार में पिता शाकाहारी हो सकता है तथा पुत्र मांसाहारी हो सकता है। पिता जो है बहुत ही सरल और पारंपरिक जीवन जीने वाला हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, लेकिन बेटा वहाँ पर मद्यपान करने वाला हो, नास्तिक हो, आधुनिक हो या उच्च विचार वाला हो, उच्च भौतिक जीवन जीने वाला हो, तो ये उसकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है। फिर है एक टर्म और है परसंस्कृति ग्रहण। परसंस्कृति ग्रहण के जो टर्म है, इस शब्द है, इसका मीनिंग है कि संस्कृति संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। जैसे आदिवासी समाज आधुनिक समाज के संपर्क में आने से परसंस्कृति ग्रहण का शिकार हो रहा है, जिसके चलते परसंस्कृति ग्रहण होती है। इसके बाद हम जानेंगे, ये आपका आज का होम असाइनमेंट है, गृह कार्य। ये आपके आज के समझाए हुए टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। आज की कक्षा के लिए थैंक यू, धन्यवाद।